हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, या फिर हम इसको एक चीज और कह सकते हैं, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो मैं यहां पर आपको पता है क्या बताने वाला हूं। ये चीज बहुत ही सिंपल ट्रिक से बताऊंगा। आपने एक बार ये वीडियो देख ली और मैं 100% गारंटी देके कह सकता हूं कि आपको इसके बाद तो कभी भी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए कि आपने 10th में एक चीज सुनी होगी, आपने एनटीएससी का एग्जाम दिया होगा। ठीक है, या फिर आप 10th में भी हैं, 12th में, 11th में, सब जी क्लासेस के लिए है ये। आपने एनटीएससी तो सुना ही होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ एनटीएससी, ये लिखा मैंने एनटीएससी। ठीक है, उसके बाद पीई, ये अलग है थोड़ा। ठीक है, तो आपने एनटीएससी का एग्जाम दिया है। तो सबसे पहले नंबर पर मैं बताता हूँ आपको, आप कॉपी पेन रख लिख के भी इसको नोट कर सकते हैं। एन मतलब देखिए, बस देखते जाना, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, सबसे पहला। दूसरा टेम्परेचर, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 सरफेस एरिया, नंबर 4 क्या होगा, कंसंट्रेशन, नंबर 5 प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट। ठीक है, नंबर 6 एक्सपोजर टू रेडिएशन। ये देखिए कितना इजी है। अगर आपको ये पता है, आपने एग्जाम दिया है 10th का, मतलब आपने ये चीज की है, तो एनटीएससी पी, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ये सब चीजें आप इसका एक बिल्कुल एक स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल में रख सकते हैं, या फिर आप इसका नोट्स अभी बना लीजिए। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर लाइन से समझाऊंगा सारी चीजें की क्या क्या होता है, और इसके नोट्स का पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां पे जाके और इसके नोट्स वहां से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं, इसको मैं साइड में लिख लेता हूं और इसको रफ करता हूं, NTSCPE। ठीक है, नंबर 1। ठीक है, देखिए आप, नंबर 1 क्या है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट का मतलब ये होता है कि जो हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उसमें हमारे जो रिएक्टेंट्स होते हैं उसके ऊपर ही पूरा डिपेंड करता है हमारी केमिकल रिएक्शन। अगर वो रिएक्टेंट्स स्लो काम कर रहे हैं, यानी कि वो कम रिएक्टिंग रिएक्टेंट है, तो वो केमिकल रिएक्शन को थोड़ा स्लो देंगे। अगर वो बहुत जल्दी फास्ट रिएक्शन करने वाले हैं तो बहुत फास्ट देंगे। तो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है हमारे रिएक्टेंट के नेचर के ऊपर हमारी केमिकल रिएक्शन किस तरीके से होगी, और स्लो होगी, फास्ट होगी, ये सब उसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं इस चीज को यहां पे लिख देता हूं, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये सबसे पहला होगा। अब नंबर 2 की बारी करते हैं हम, टेम्परेचर की बात आती है। तो यहाँ पे टेम्परेचर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, और इसी के कॉन्सेप्ट में, टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट है अर्हेनियस की एक इक्वेशन है, जिसमें उसमें कहा गया है कि अगर हम किसी भी रिएक्शन का 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है नियरली डबल हो जाती है, मतलब 2 गुनी हो जाती है। तो टेम्परेचर के ऊपर आप समझ सकते हैं कितना डिपेंड करते हैं हमारी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। और मैं इसकी थ्योरी जो इस तरीके से है, उस थ्योरी को मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, उसकी मैंने यहाँ लिंक जो है पीडीएफ की, तो उसकी पीडीएफ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहां से आप नोट्स ले सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको समझाने का काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे 3rd नंबर पे, सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया।
अब सरफेस एरिया कैसे अफेक्ट करता है हमारे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है सरफेस एरिया के ऊपर। हम जितना ज्यादा सरफेस एरिया लेंगे, किसी भी केमिकल रिएक्शन को प्रोवाइड करेंगे, जितना ज्यादा सरफेस एरिया, हमारी केमिकल रिएक्शन उतनी ही तेजी से होंगी और उतनी ही ज्यादा हमारी केमिकल रिएक्शन होगी, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सरफेस एरिया जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के, ठीक है। इसमें कुछ भी ज्यादा टफ नहीं है, बस मेरे को आपको कॉन्सेप्ट समझाना था कि आप इसको भूले नहीं, इसको लर्न करके कैसे रखें। बाकी इसमें बहुत इजी है। अब आपको पता है इसके बाद आएगा हमारा कंसंट्रेशन। अब आपको पता है कि कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड तो सबसे मेन फैक्टर यही है केमिकल रिएक्शन का। जितना कम कंसंट्रेशन लेंगे केमिकल रिएक्शन उतनी कम होगी, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन लेंगे केमिकल रिएक्शन उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। तो आप कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाएंगे आपका प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा, कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाएंगे प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा, और जितना कम आप कंसंट्रेशन लेंगे उतना ही कम आपकी केमिकल रिएक्शंस होंगी। तो ये 4th नंबर का फैक्टर, ये भी हम लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारा 5th नंबर पे। तो 5th नंबर पे क्या है, प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट। अब ये जो हमारा प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट है ये किस तरीके से इफेक्ट करता है हमारी केमिकल रिएक्शन को। तो आप कैटेलिस्ट का बहुत बड़ा हैंड होता है, मतलब बहुत बड़ा हाथ होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए, और ऐसी केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए जो केमिकल रिएक्शन खुद ना हो, ठीक है। ये सबसे बड़ा रीजन है कैटेलिस्ट का। कैटेलिस्ट हम तभी यूज करते हैं जब वो रिएक्शन खुद से नहीं होती, हमें उसको करवाना पड़ता है, और केमिकल रिएक्शन होने के बाद हम अपने कैटेलिस्ट को वापस से एक्सट्रैक्ट कर ले लें, तो उसी सब्सटेंस को हम कहते हैं कैटेलिस्ट। ऐसा नहीं है कि हमने केमिकल रिएक्शन में उसको यूज किया और बाद में हम उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, तो वो हमारा कैटेलिस्ट नहीं कहलाएगा, वो हमारा रिएक्टेंट हो जाएगा। बट कैटेलिस्ट क्या कहलाता है कि हम उसको रिएक्शन होने के बाद एक्सट्रैक्ट कर ले, वापस निकाल लें, ठीक है, उसी फॉर्म में। तो यहाँ पर कैटेलिस्ट का हैंड इस तरीके से होता है कि रिएक्शन को ये हेल्प करता है होने में। अब हम आते हैं हमारे लास्ट ईयर 6th नंबर पे, एक्सपोजर टू रेडिएशन। मैं लिखता हूं यहाँ पे, एक्सपोजर टू रेडिएशन। अब ये एक्सपोजर टू रेडिएशन कैसे हमारे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इफेक्ट करती है। तो कोई भी रिएक्शन हो, जैसे कि मैं एक लाइव एग्जांपल आपको लेके बताता हूं। आप अगर किसी भी प्लास्टिक को, आप प्लास्टिक के केन होते बड़े बड़े जिसमें आपके ऑयल्स आते हैं घर में, उसको आप देखते हैं, तो उसको अगर आप कहीं पर अपने छत के ऊपर रख दें, धूप में रख दें, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप घर के अंदर रखते हैं तो वो उसका कलर जो है उड़ने लगता है। आप ये चीज नोटिस करना कि अगर 6 मंथ 10 मंथ के बाद अगर आप घर के जो ऑयल के केन्स होते हैं उसको आप देखना प्लास्टिक वाले, उसके क्या होते हैं कि थोड़ा कलर जो है लाइट होने लगता है। शुरू में आप लाते हैं डार्क रहता है, बिल्कुल अच्छा शाइनी रहता है, बट कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि वो उसका कलर जो है खराब होने लगता है। अगर उसी चीज को आप अगर धूप में रख दें ऊपर छत में अपने, तो आप देखेंगे कि वो 6 मंथ की बजाय 3 मंथ में ही हमारा क्या हो गया, उसका प्लास्टिक का कलर उड़ गया। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, इसका यही है कि जो हमारी रेडिएशन है घर के अंदर थी तो रेट क्या था, थोड़ा स्लो था केमिकल रिएक्शन का, बट जैसे ही छत में रखा और सनलाइट हमें मिली उस चीज को, तो क्या हुआ कि उसका रेट तेज हुआ और वो जल्दी से उस रिएक्शन को उसने किया। और एक और एग्जांपल मैं बताऊं आपको, आप अपने खांसी की दवाई, कफ की दवाई जो होती है, या फिर जो इससे रिलेटेड होती है सर्दी खांसी, इनकी दवाइयाँ होती हैं, आप देखते हैं कि आप खरीदने जाते हैं तो आप ग्रीन कलर के बोतल में देते हैं, कभी ब्लैक कलर के बोतल में, कभी ब्राउन कलर के बोतल में। उस दवाई को आप कभी व्हाइट कलर के बोतल में क्यों नहीं लेते, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये। तो वहां पर ये सबसे बड़ा फैक्टर आता है एक्सपोजर टू रेडिएशन। अगर हम खांसी की दवाई को ग्रीन कलर के बोतल में ना रख के व्हाइट कलर की बोतल में रखेंगे तो क्या होगा वहां पे कि हमारा जो कफ की जो सिरप है वो रिएक्शन करेगी किसके साथ, सनलाइट के साथ, क्योंकि वो लाइट के कांटेक्ट में आएगी। जब वो लाइट के कांटेक्ट में आएगी तो क्या होगा कि रिएक्शन करके और वो कुछ डेंजरस कंपाउंड बना सकती है। इसलिए हमारी जो कफ और स्नीजिंग की इन सब की क्या होती है, दवाइयाँ होती है, वो कलर कलर के बॉटल्स में आती हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को दबा के लाइक कीजिए, क्योंकि अभी ये मैंने चैनल न्यू शुरू किया है और मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो हो सके तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, उसके लिए हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है।
आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी और इसी तरीके की एक अच्छी और मस्त वीडियो में। तो इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। मेक इजी लर्न इजी।